का मतलब है वैरी, वैरी का मतलब है हमेशा चेंज होता रहेगा। अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर। कंटेनर क्या काम करता है? या कोई हमारे पास स्टोरेज एरिया हो, तो स्टोरेज एरिया क्या काम करता है हमारे पास कि कोई भी अगर चीज रखनी होती है तो हम उस स्टोरेज एरिया के अंदर रख रहे होते हैं। जैसे कि हमारे कबर्ड्स, अगर हमें अपने कपड़े रखने हैं तो कबर्ड्स के अंदर रखेंगे, मसाले रखने हैं तो अपने डब्बों के अंदर रखेंगे। तो अगर हमें कुछ भी चीज स्टोर करनी है हम कहाँ करेंगे? वो वेरिएबल के अंदर करेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है कॉन्स्ट का। यहां पर अभी जो हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं ये ECMAScript 5 है, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक वर्जन सीख रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन भी सीखेंगे, जिसके अंदर ECMAScript 6 के कुछ एडवांस फीचर्स मौजूद है। वो क्या है कैसे है मैं आपको थोड़ा उनका प्रोग्राम बताता रहूंगा, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक से कंटिन्यू कर रहे हैं। जब भी वैसे 2 दिन के अंदर जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे मेरी बातों से और मेरे पढ़ाने के अंदाज से, तो वहां पर देखेंगे कि हम एक एक दिन के अंदर बहुत सारा टॉपिक कवर कर रहे होंगे विद असाइनमेंट्स। यहाँ पर शुरू करता हूँ वार से। अब वार के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं वार लिखूंगा, यहाँ पर ए लिखूंगा, कोई भी नाम दे दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर आकर उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर यहाँ पर लिखें क्या? तो हमारे पास यहाँ पर डाटा के टाइप्स लिखे जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से डाटा के टाइप्स होते हैं? पहला स्ट्रिंग होता है, दूसरा नंबर, तीसरा बुलियन, चौथा अच्छा यहाँ पर हम रुकते हैं। यहाँ पर रुकने के बाद एक चीज समझते हैं कि ये चीज जो है हमारे पास ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब कभी भी इक्वल टू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई वैल्यू किसी को असाइन करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक नंबर 3, तो यहाँ पर जो 3 नंबर है वो असाइन कर दिया जाए किसको? ए को। अब यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या लिख रहा हूँ? ए, तो नीचे आऊंगा और नीचे आने के बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा, वहां पर लिखूंगा वेरिएबल बी, और यहाँ पर आने के बाद लिख दूंगा मैं 4। यानी कि ए में मैंने स्टोर किया 3 और बी में स्टोर किया 4। अब यहाँ पर मैं कौन वाली चीज को हटा देता हूं और हम किसको लेके चलेंगे? वार को लेके चलेंगे। यहाँ पर जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने का एक असूल है। वो असूल ये है कि वेरिएबल का नाम आप जब भी रखेंगे आप उसका फ्रूटफुल नाम रखेंगे। फ्रूटफुल का मतलब होता है एक ऐसा नाम जिसको आप बाद में पढ़ के समझ सकें खुद से कि आपने क्या लिखा है। अगर माने इस बात को, सिनेरियो को समझें कि अगर मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहा हूँ और वो एप्लीकेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी बहुत लंबी और बड़ी है, तो वहां पर अगर मैं वेरिएबल ए का इस्तेमाल करता हूँ तो वहां पर मैं खुद भूल जाऊंगा आफ्टर 10 लाइन या आफ्टर 20 लाइन कि ए का मतलब था क्या। तो अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल की जगह कोई फ्रूटफुल नाम रख दूं, जैसे कि यहाँ पर रख दूं नंबर 1, तो उससे मैं समझ में आ जाएगा कि मैं कोई हायरार्की फॉलो कर रहा हूँ। नंबर 1 के बाद अगर कोई वेरिएबल बनाऊंगा वो क्या होगा? नंबर 2 होगा। नंबर 2 के बाद अगर कोई वेरिएबल बनाऊंगा वो नंबर 3 होगा। और अगर मुझे इस वेरिएबल को आगे चल के कहीं पर यूज करना है तो वहां पर मुझे याद होगा कि नंबर 1 सबसे पहला वेरिएबल है। अब मैं अपनी बुक पर वापस आऊंगा, जो हमने यहाँ पर अपनी बुक खोली थी, और इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या होगा? वेरिएबल्स का होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखी गई है बात स्ट्रिंग। अब यहाँ पर स्ट्रिंग किसे कहते हैं इस चीज को हम समझते हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि एक ऐसा यहाँ पर लाइन होगा जो कि स्टैटिक रहने वाला है, कभी भी ये चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर कोई लाइन लिख देता हूँ, द लाइन, इस तरीके से कोई वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसको अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर क्लोज कर दूं तो ये क्या बन जाता है? मेरे पास स्ट्रिंग बन जाता है। यानी कि अगर मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद इसी का एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जहां मैं द लाइन के अलावा लिख देता हूँ यहाँ पर माई नेम इज मूसा, तो ये क्या बन चुका है? मेरे पास एक स्ट्रिंग बन चुका है।
अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और इसी लाइन को मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा और फॉलो करने के बाद यहाँ पर इस वर्ड के अलावा मैं लिख दूंगा 3 और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं कि ये मेरे पास किस चीज को शो कर रहा है। तो आपने नंबर 3 और नंबर 2 देखकर कभी भी अपने आप को कंफ्यूज मत करना है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, वो ये है कि जो भी चीज डबल कोटेशन के अंदर होगा वो क्या कराएगा, स्ट्रिंग्स कराएंगी। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स में नंबर्स होते हैं। नंबर्स हमेशा आप 0, 1, 2, 3 जो आपके पास रियल टाइम के होते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आएगा, नीचे आने के बाद हमारे पास बुलियन होता है। ठीक है, बुलियन का मतलब क्या होता है, हमारे पास ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ होगा इसका मतलब क्या है, वो ट्रू है, और फॉल्स लिखा हुआ होगा इसका मतलब क्या है, 0 है। इसको हम समझते हैं ऑन और ऑफ की तरह। अगर कोई चीज ऑन है कंप्यूटर के टर्म उसे हम कहेंगे 1 है, अगर कोई चीज ऑफ है कंप्यूटर के टर्म में उसे मैं कहूंगा वो क्या है, 0 है। तो ये क्या होता है हमारे पास बुलियंस। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास कुछ सिविलाइज्ड डाटा टाइप्स होते हैं। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन कुछ डाटा टाइप ऐसी होती है जिनसे हटकर होती हैं। जैसे हमारे पास होता है एरे, फिर हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हमारे पास और भी डाटा टाइप्स आते रहेंगे, वो हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे। लेकिन बेसिक जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आके आता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं कि सारे के सारे क्या मेरे पास डाटा टाइप्स हैं, और फिर मैं आ जाऊंगा नीचे। ठीक है, अब आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है। मैं तो यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक रिफ्रेश क्विक यहाँ पर रिव्यू मिल जाए कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह क्या कर दूँ, उसको कुछ लाइन लिख दूँ, द वर्ड, तो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगी हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और नंबर 1 की जगह मैं यहाँ पर करता हूँ ट्रू, तो ये क्या बन जाएगा, ये बुलियन बन जाएगा हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास एरे। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे वैसे मुझे इनपुट दे रहे हैं, और इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि आपको वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे इस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हमारी बुक में वही सारी चीजें रिप्रेजेंट की गई है जो कि मैंने आपको अभी बताया है बड़े समराइज तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि हमारे पास प्रो कोडर कौन है और अभी फेच कौन है, तो हम कुछ प्रैक्टिसेस से उसका एनालाइज करते हैं। जैसे कि वेरिएबल तो सभी बनाएंगे, क्योंकि बेसिक क्या है, वेरिएबल बना के ही प्रोग्रामिंग की जाती है। अब मुझे क्या पता चलेगा कि किसने प्रोग्रामिंग खुद से की है, किसने कोडिंग एआई से लिखवाई है, वो पता चलता है आपकी प्रैक्टिसेस से। और जाहिर सी बात है, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो एक का कोड मैं देख के बता देता हूँ उसने खुद से मेहनत की है या फिर उसने एआई से लिखवाने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाएंगे, उस दीमक की तरह जो कि लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। यानी कि शुरुआत में एआई का इस्तेमाल आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। अभी का जो दौर है उसे चाहिए क्रिएटिव डेवलपर्स। कोड तो सारे के सारे लिख लेंगे, बना भी लेंगे, कर भी लेंगे, लेकिन जो क्रिएटिव है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो देख के समझ सकता है कि इसका ये मतलब होगा, इसका ये आंसर होगा, यहाँ पर ये चीज इस्तेमाल करनी है, वही डेवलपर्स कामयाब है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आपको एज अ इंडस्ट्री के अंदर या फिर एज अ प्रो कोडर यूज करना होता है, जिससे आप अपने आप को गुड डेवलपर्स कह सकते हैं।
पहला ये होता है कि आप वेरिएबल के नाम को किस तरीके से लीगल रख सकते हैं। लीगल से मतलब क्या है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएं उसके बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पर उस वेरिएबल के अंदर आप यूज कर सकते हैं नंबर, डॉलर साइन या फिर अंडरस्कोर। फिर उसके बाद जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट फॉलो किया जाता है वेरिएबल का। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, उसका हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई लॉन्ग वेरिएबल बनाते हैं तो वहां पर पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है और दूसरा लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर बनाना चाहता हूँ जो कि फैक्टोरियल होगा, तो अगर मुझे उसका वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फैक्टोरियल और यहाँ पर लिखूंगा नंबर। तो यहाँ पर क्या चीज फॉलो की जाएगी मेरे पास, कैमल केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ क्या है, स्मॉल है, और दूसरा लेटर क्या है, हमेशा कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पर ये चीज बात याद रखिएगा, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाली है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर वापस आने के बाद आगे हम चलते हैं और कैमल केस को हम यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं। अब कोई चीज इलीगल भी होगी और वो चीज आपने फॉलो नहीं करनी है। वो इलीगल ये है कि आपने कभी भी वेरिएबल के नाम से पहले कोई डॉलर साइन यूज नहीं करना है, या आपने यहां पर कहीं पे स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर आपके पास नहीं होना चाहिए। और जब भी आपको कोई वेरिएबल स्टार्ट होगा वो लेटर से होगा, किसी नंबर से आप उसका स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर मैं आऊंगा और आके कहता हूँ कि वेरिएबल जो है वो होगा 1 फैक्टोरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो जब भी आप अपने वेरिएबल को बनाएं तो आप क्या करें, कैमल केस को फॉलो करें। फिर उसके बाद आप वहां पर स्पेसेस ना दें, किसी स्पेशल साइन का पहले इस्तेमाल मत करें। आप हाँ बाद में कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर 1 या फिर कोई डॉलर साइन लगाता हूँ तो उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको पहले करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स बनाने के तरीके होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास कुछ मैथ के ऑपरेशंस होते हैं। मैथ के ऑपरेशंस क्या है, जरा हम उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैथ के ऑपरेटर समझते हैं, मैथ के ऑपरेटर होते क्या है। सबसे पहले हमारे पास मैथ में होता है ऐड, उसके बाद होता है हमारे पास सबट्रैक्ट, उसके बाद क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होता है हमारे पास डिवाइड, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक होता है रिमाइंडर, जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ऐड करना है तो आप सबको पता है कि ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स का साइन। डिवाइड करने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पर परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये रिमाइंडर क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद नीचे चलता हूँ और यहाँ पर मुझे एक बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलकुलेट करवाना है 2 + 2, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बार 2 + 2 कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं 2 + 2 कर रहा हूँ, सर ये गलत कर रहे हैं आप एक काम करें, अलग अलग इसके एक वेरिएबल बनाएं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर num1 कर लेता हूँ और num1 करने के बाद इसको कर देता हूँ 2। फिर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद एक और बार बनाऊंगा और यहाँ पर कर लेता हूँ num2 और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसको 3। अब मैं नीचे आऊँगा, नीचे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि बार मेरे पास आ चुका है, यहाँ पर मैं num लिखूंगा और num लिखने के बाद num1 प्लस कर दूंगा इसको num2 को, ठीक है। तो यहाँ पर बार num1 प्लस क्या कर रहा हूँ, num2 कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ। तो वेरिएबल जब भी मैं लिखूंगा तो उसको मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अगर मैं यहाँ से वेरिएबल हटा दूं तो यहाँ से एरर भी चला जाएगा। तो अगर मैं कोई भी चीज का आउटपुट देखना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो मैं कैसे देखता हूँ, कंसोल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं console.log
और यहाँ पर जो भी चीज मैंने लिखी है उसको कट करता हूँ, उसको यहाँ लाकर रखता हूँ, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2 हो जाएगा। अगर ये चीज मुझे करने में नीचे आऊंगा और यहाँ पर आगे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, फिर ये चीज मैं नीचे आऊंगा और नीचे आने के बाद क्या कर दूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई। सही है, तो इस तरीके से क्या होगा, मेरे पास मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले इनका जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ num1 प्लस num2, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा तो ये चलेगा, रन होगा और इसका आउटपुट कहीं भी सेव नहीं होगा। अगर इसके आउटपुट को आगे जाकर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं आगे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। टर्मिनल कैसे करूँगा ओपन? अच्छा, इसके लिए शॉर्ट की होता है हमारे पास, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं आऊँ और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा टर्मिनल का, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट की है, उसको हम समझ लेते हैं कि अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करने से मेरे पास क्या होगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे तरीके के टर्मिनल होते हैं। पहला क्या होता है, PowerShell, दूसरा क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, तीसरा क्या होता है, गिट बैश। गिट बैश जो होता है वो स्टार्टिंग फेज के लिए फ्रेंडली नहीं होता, तो हम उसको छोड़कर कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं, या फिर PowerShell भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास दो टर्मिनल ओपन हो चुके हैं। अगर एक को डिलीट करना हो तो मैं डिलीट के आइकन पे क्लिक करूंगा और इसमें क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास CMD ओपन हो चुका है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। जब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए और फाइल को रन करना है तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, फाइल का नाम, ये कुछ और भी लिखता हूँ, गेट इनिट, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, जरा जाए। अब होगा क्या, सुनिएगा। जब भी आप एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वो प्रोग्रामिंग आपके कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, उसे कंपाइल किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है चलने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको जावास्क्रिप्ट रन करना है तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमारे पास एक इंजन मौजूद है जिसे हम कहते हैं V8 इंजन। V8 इंजन आपके ब्राउजर पर मौजूद होता है और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं Node.js, उसके पास मौजूद होता है। तो यानी कि जब भी आपको जावास्क्रिप्ट चलानी है, रन करनी है, तो आपको क्या चाहिए, V8 इंजन चाहिए। V8 इंजन या तो ब्राउजर पर मौजूद है या आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हो, आप किसको करेंगे इंस्टॉल, Node.js को कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी मान के चलता हूं कि यहाँ पर Node.js इंस्टॉल है, जैसे कि कैसे चलता हूं मैं, यहाँ पर मैं आऊंगा, लिखूंगा Node-V, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नोड का वर्जन दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब आप डेवलपमेंट शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर नोड का वर्जन नहीं होगा क्योंकि आपके पास Node.js इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में Node.js को इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, जरा वो देख लीजिए। मैं आऊंगा गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर लिखूंगा Node.js डाउनलोड, एंटर प्रेस कर दूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर Node.js डाउनलोड आ रहा है। मैं इस पर करूंगा क्लिक और यहाँ पर देखना क्या है कि Node.js जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है और ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब कि जावास्क्रिप्ट को चलने में मदद करेगा। और मैंने कहा था कि मैं आपको बेसिक से बेसिक चीजें सिखाऊंगा, तो हम यहाँ पर शायद पहली बार सुन रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए V8 इंजन चाहिए। जिस भी सॉफ्टवेयर में V8 इंजन होगा वहां पर जावास्क्रिप्ट चल सकती है। तो यहाँ पर Node.js के पास इसका पूरा एनवायरनमेंट है, तो Node.js जावास्क्रिप्ट को इजीली रन कर देता है। यहाँ पर मैं आऊंगा, डाउनलोड Node.js पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड Node.js पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आप जहां से डाउनलोड करना चाहें, मैं यहाँ से विंडोज इंस्टॉलर से इसको डाउनलोड कर लूंगा और जैसे आपके पास यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन पे लगाता हूँ तो देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल वही तरीका है कि नेक्स्ट करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपने देखना है कि आपके पास Node.js इंस्टॉल हुई है या नहीं, तो उसके लिए तरीका क्या, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर अगर आने के बाद यहाँ पे लिखे Node-V, तो यहाँ पर क्या होगा, नोड का वर्जन आपके पास शो होगा और यहाँ पर मेरे पास अगर नोड का वर्जन शो है तो उसका मतलब क्या है,
मौजूद है। अगर मैं अब जावास्क्रिप्ट चलाना चाहता हूँ तो मैं आसानी से जावास्क्रिप्ट चला सकता हूँ। मुझे बताएगा कि सर ने आपको जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से पढ़ाया था या फिर कंसोल से? ब्राउज़र से पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, कंसोल से ठीक है। अब होता क्या है, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको थोड़ा टर्मिनल से यूज टू करवाओ, टर्मिनल से चीजें पढ़ाओ, ठीक है। जब हम जावास्क्रिप्ट को प्योर पढ़ लेंगे तब वहां पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों कंबाइन करवाऊंगा और ब्राउज़र से पढ़ाऊंगा। यानी कि जब तक हम जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पढ़ रहे होंगे जिसमें लूप्स, एरे, ऑब्जेक्ट और बहुत सारी लॉजिक प्रोग्रामिंग होगी, वो जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम शिफ्ट होंगे डॉम के ऊपर, और डॉम के जब हम वहां पर प्लस पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा ब्राउज़र से, ठीक है। तो कोशिश हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल से लेते हुए चलेंगे, वरना क्या होगा कि मैं कुछ भी प्रोग्रामिंग लिखूंगा और मुझे कहाँ जाना होगा, ब्राउज़र पर। अब यहाँ पर स्क्रीन शिफ्ट करने में आपको हो सकता है थोड़ा सा मसले हो कि मैं बार बार स्क्रीन शिफ्ट करके देखूं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने VS कोड पर रहते हुए उसका आउटपुट देख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको Node.js के अंदर कोई मसला आ रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप पुराना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्राउज़र वाला है, कोई मसला नहीं है। मैं दोनों ही तरीका करके सिखा दूंगा, लेकिन दोनों तरीका आज की क्लास में नहीं बता रहा। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या बताया है कि Node.js को आप इंस्टॉल करेंगे, यानी डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल, आप यहाँ पर उसका वर्जन चेक कर सकते हैं node -v लिखकर, इससे आपके पास Node.js इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट के कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आपको लग रहा है क्लास थोड़ी सी बोरिंग चल रही है, इस क्लास को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ और आपके साथ यहाँ पर कुछ लॉजिक परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अगर मुझे किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलानी है तो उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा नोड और फाइल का नाम, ठीक है। फाइल का नाम क्या मेरे पास, main.js, यहाँ पर मैं आऊंगा main.js, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर उसका आउटपुट आ रहा है। मतलब मैंने यहाँ क्या लिखा था, num1 is equal to 2, फिर क्या लिखा यहाँ पर num2 is equal to 3, अब यहाँ पर प्लस करोगे आंसर आएगा 5, और अगर 2 में से 3 को माइनस करोगे आंसर आएगा -1, माइनस का। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर दूँ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा मेरे पास, मल्टीप्लाई का ऑप्शन आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अगर इसको बात करूँ यहाँ पर डिवाइड, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डिवाइड कर जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं बार बार हमेशा आपको एक्स लिख के दिखा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टेरिक का साइन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्लस भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझिएगा कि ये क्या काम करता है, रिमाइंडर, परसेंटेज। जब भी आप कोई काम करते हैं, डिवाइड परफॉर्म करते हैं, तो डिवाइड में आपके पास दो चीज होती है, पहला होता है डिविडेंड, ठीक है, और दूसरा होता है रिमाइंडर। अब यहाँ पर जब भी कोई डिवाइडेड आप करेंगे, अगर वो कंप्लीट आपके पास डिवाइड होता है तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा उसका 0 आएगा, और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पावर के बारे में सुना होगा, मैथ के अंदर क्या होता है, पावर्स होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, यानी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पावर का स्क्वायर लूंगा, किसी पावर का क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर स्क्वायर, आंसर 4। अब इसी तरीके से पावर की वैल्यू चेंज होती है, अगर वो 2 है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर वो हमारे पास 3 है, इसका मतलब क्या होगा, क्यूब होगा। अब यहाँ पर इस मैथ के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो मेरे पास नंबर डिक्लेयर हुए हैं 2 और 3, इनका मैं चाहता हूँ पावर लूं, तो कैसे लूंगा, मैं कैसे लिखूंगा,